स्वागत है फिजियो मेड इजी में। मैं हूं आपकी धारिणी एंड आज से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स फिजियोथेरेपी फील्ड के लेने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ हार्ड या कुछ ऐसे टॉपिक्स फाइंड आउट करते हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे, राइट। सो आप भी मुझे ऐसे टॉपिक सजेशन में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो आपको लगता है कि मैं उन्हें यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकती हूँ या आपको समझ नहीं आ रहा है। सो आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं ट्राई करूंगी कि ये इस वीडियो में कवर हो जाए, नहीं तो आगे के 2 या 3 पार्ट्स में हम इसे कवर कर लेंगे। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड में, एंड इसके बेसिक्स हमारे क्लियर होने ही चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले हम अपना फाउंडेशन क्लियर करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग विद फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं? सो 4 मेन टॉपिक्स है जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, कौन से फेजेस होते हैं, राइट। सेकेंड हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज रेस्पिरेटरी यूनिट, राइट। वो क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, सबसे मेन पार्ट जहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। देन थर्ड टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक हम समझते हैं सिर्फ रेस्पिरेशन ही फंक्शन है, पर उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फंक्शंस है विच इज नॉन रेस्पिरेटरी। एंड लास्ट टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस, राइट। सो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी जो रिफ्लेक्सेस करती है, जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, राइट, ये सब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस में आता है, तो हमें इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। मैं ट्राई करूंगी कि सारे टॉपिक्स हो जाए, बट अगर कोई टॉपिक्स इस वीडियो में नहीं हो पाते तो हम ट्राई करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Now starting with the introduction. Okay, so introduction to respiration. What is basically respiration? हम सब 11th-12th में भी हमने पढ़ा हुआ होता है रेस्पिरेशन। नॉर्मल भाषा में पूछे तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो वो ये डेफिनेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच O2 is taken in and CO2 is given out. आपको कोई भी एग्जाम में, कोई भी वाइवा में क्वेश्चन आता है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन क्या होता है, O2 का अंदर जाना एंड CO2 का बाहर आना। तो अब क्वेश्चन आता है जी कि रेस्पिरेशन स्टार्ट कब होता है। सबसे पहले तो जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब फर्स्ट क्राई होता है तब से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड टिल द लास्ट ब्रेथ, डेथ से पहले तक, जब आपकी लास्ट ब्रेथ होती है तब तक पूरा हमारा रेस्पिरेशन चलता है। सो वो चीज जो हमारे बर्थ से लेके डेथ तक हमारे साथ रहती है, दैट इज आवर रेस्पिरेशन, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आता होगा कि बर्थ के पहले बेबी कैसे रेस्पिरेशन करता होगा। तो जब फीटल लाइफ होती है तो उसमें जो मदर का जो ब्लड होता है, फीटल ब्लड होता है, दोनों में जो ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में रेस्पिरेशन किसकी मदद से होता है, तो आंसर इज प्लेसेंटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन कितनी बार होता है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट। एक मिनट में हम कितनी बार रेस्पायर करते हैं, कितनी बार O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। तो ये एज वाइज भी डिफर करता है। जैसे हम एडल्ट्स में एक स्टैंडर्ड हमारी रेंज है दैट इज 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट, ये नॉर्मल है, बट बच्चों में अलग अलग होती है। सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनमें 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट नॉर्मल होती है, जबकि ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, राइट, 20 to 40 ब्रेथ्स नॉर्मल होती है, एंड इन लेटर चाइल्डहुड या ड्यूरिंग द प्यूबर्टी 15 to 25 हम नॉर्मल लेते हैं, बट एज एन एडल्ट से हम क्या लेना शुरू कर देते हैं, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। सो सबसे पहली चीज दैट इज डेफिनेशन, इनटेक ऑफ O2 एंड आउटपुट ऑफ CO2, दैट इज रेस्पिरेशन। इंट्रायूटेरल लाइफ में हम प्लेसेंटा यूज करते हैं, नॉर्मल एडल्ट लाइफ में रेस्पिरेटरी रेट होता है 12 to 16 ब्रेथ्स। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज कि क्या ट्री है, क्या ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कि
नेजल कैविटी से हमारा एयर O2 अंदर जाता है थ्रू नोस्ट्रिल्स, जो हमारा एक्सटर्नल नेज होता है वहां से हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है नेजल कैविटी के थ्रू। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी फेरिंग्स के पार्ट्स है, दैट इज नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, राइट। सो नेजल कैविटी से जो फेरिंग्स का अपर पार्ट होता है दैट इज नोन एज नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी से जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। अभी दोनों फेरिंग्स कंबाइंड होती है, फेरिंग्स बनाती है, जिसके नीचे आती है हमारी लैरिंग्स, जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स दैट इज वोकल कॉर्ड्स होता है। उसके नीचे हम आता है तो होता है हमारा एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस। जब हम स्वॉलोइंग करते कुछ भी खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है सो दैट हमारा जो फूड होता है वो लंग्स में ना चला जाए। सो एपिग्लॉटिस है। उसके नीचे से आप देख सकते हैं कार्टिलेजिनस शेप रिंग्स है जो हमारी ट्रेकिया है, राइट। ट्रेकिया आप देख पा रहे हैं, ट्रेकिया नीचे जाके दो पाइप्स यानी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, एंड जहाँ पे वो बाइफोकेट होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज कराइना ऑफ ट्रेकिया। सो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम और डिटेल में पढ़ेंगे पर ये बेसिक आपको फंडामेंटल जो नाम है वो आपको याद होने ही चाहिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं व्हाट इज एक्सटर्नल। हम नॉर्मली जो रेस्पिरेशन की बात करते हैं दैट इज एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनवायरनमेंट एंड लंग्स इनके बीच में कांटेक्ट आ रहा है, यानी हम जो नोस्ट्रिल से O2 ले रहे हैं एंड CO2 जो एनवायरनमेंट में दे रहे हैं दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो भाई इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होगा। सो इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हमारा O2 लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू एल्वोलाई में, एल्वोलाई के थ्रू ब्लड में आता है, तो जब ब्लड एंड सेल्स में जो भी मेटाबॉलिज्म चलता है, फंक्शन कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चल रहा होता है जिस वजह से CO2 बनता है, तो सेल्स में जो CO2 जो ब्लड में जाता है, ब्लड का जो O2 है वो सेल्स में जाता है। इस रेस्पिरेशन को हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि एनवायरनमेंट एंड लंग्स इन दोनों में जो एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आते हैं हम फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं फेजेस क्या होता है, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। आप देख पा रहे हैं जो ब्लू फिगर है दैट इज ऑफ इंस्पिरेशन, जिसमें सब कुछ एक्सपांड हो रहा है, हमारे लंग्स एक्सपांड होता है इंस्पिरेशन में जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपांड होते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सपांड होता है, वर्टिकली एक्सपांड होता है। जबकि एक्सपिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है, जो इंस्पिरेटिंग मसल है एकदम रिलैक्स हो जाता है, एंड हमारे जो लंग्स है उनका क्या हो जाता है, इलास्टिक रिकॉइल होता है, तो वो अंदर की तरफ आता है, सो दैट हमारा जो CO2 एयर फ्लो है वो टुवर्ड्स द नोस्ट्रिल जाता है एंड इन द एटमॉस्फेयर गिवन आउट हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमने सबसे पहले पढ़ा था नीजल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है, एंड हमारे जो फेरिंग्स होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, आप बॉक्सेस में देख सकते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। सो ये तीनों जगह पे जब ये कंबाइन होते हैं फेरिंग्स, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो नीचे आता है टुवर्ड्स द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, इस वे में। अब ये देख पा रहे हैं दो बाइफर्केशन हो रहा है। सो हमारे जो नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स तक का जो पार्ट है हम उसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग पैरेन्काइमा जो नीचे का पार्ट है उसको हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सबने सुना होगा कि पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है। अगर जो ऊपर के पार्ट्स है उसमें इन्फेक्शन होता है तो हम उसको कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड अगर ट्रेकिया, ब्रोंकाई नीचे के साइड में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है दैट इज मोर सीरियस, दैट इज मोर क्रिटिकल, जबकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब नॉर्मल सर्दी जुकाम होते रहते हैं तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो इस वे में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए। ये हम वापस से फिगर देखते जा रहे हैं, नेजल कैविटी, नोज के थ्रू एयर आती है, फेरिंग्स आप देख पा रहे हैं, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया हमारे दो में डिवाइड होती है,
तो ब्रोंकाई के भी अलग अलग बाइफर्केशंस आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, देन आता है हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद आता है टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड उसके बाद ब्रोंकाई डिवाइड होते जाते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड देन ब्रोंक्यूल्स भी सब्सिक्वेंट डिविजन्स में जाते हैं, दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एंड लास्ट के हमारे होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद हमारी डक्स छोटी छोटी पाइप आने लग जाती है जिसको हम कहते हैं एल्वुलर डक्ट, एंड वहाँ पे हमारे छोटे छोटे ग्रेप्स के जैसे सेक्स होते हैं विच इज एल्वुलर सेक्स, जो हमारे बहुत सारी एल्वुलाई होती है जहाँ पे एक डेंस कैपिलरी का मैशवर्क होता है जहाँ से हमारा O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है। सो एक बेसिक डायग्राम है जब वो क्लैरिटी देगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस वे में वर्क करता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द प्लूरा। अगर आपने प्लूरा का नाम सुना होगा, आप देख पा रहे फिगर में कि ब्लू कलर की लाइनिंग है, बॉर्डर है, दैट इज प्लूरा। प्लूरा बेसिकली हमारी जो लंग्स होती है उसकी कवरिंग होती है। अब प्लूरा दो लेयर्स में डिवाइडेड होती है, विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। अब विसरल प्लूरा क्या होती है? विसरल प्लूरा सबसे अंदर की लेयर होती है। आप विसरा से याद रख सकते हैं, विसरा यानी क्या होता है? ऑर्गन। समझ जो लंग एक ऑर्गन है, तो लंग से जो सबसे अंदर अटैच्ड होती है दैट इज विसरल प्लूरा, एंड उसके बाहर की लेयर होती है दैट इज पैराइटल प्लूरा। सो पैराइटल प्लूरा क्या हो सकता है? हम जैसे याद रख सकते हैं पी फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो बाहर से प्रोटेक्ट करती है उसे, दैट इज पैराइटल प्लूरा। एंड ये दोनों लेयर्स के बीच में हमारा एक फ्लूइड होता है विच इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। इस कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। सो नॉर्मली इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, पर अगर ये इसकी नॉर्मल क्वांटिटी से बढ़ जाता है तो हम कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, राइट? तो इसलिए प्लूरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लंग जब एक्सपांड होता है, इलास्टिक रिकॉइल होता है, तो उसको जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसके लिए प्लूरा नॉर्मल होना चाहिए एंड प्लूरल फ्लूइड एडुकेट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड लास्ट हमने क्या पढ़ा? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी क्या होती है? इट इज अ नैरो स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्लूरा, दैट इज विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। अब क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो वहाँ पे बनाता कौन है, वो कहाँ से आता है? सो आपको याद रखना है कि दोनों लेयर्स विसरल एंड पैराइटल, इन दोनों में से जो विसरल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। सो विसरल प्लूरा होता है वो प्लूरल फ्लूइड बनाता है। अब ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, राइट? तो जैसे मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है सो दैट जो दोनों लेयर्स है वो एक दूसरे में स्मूथली वो शिफ्ट हो सकती है ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ लंग्स एंड ड्यूरिंग द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूरिंग द इनहेलेशन वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम इंट्राप्लूरल प्रेशर बोलते हैं विद इन द इंट्राप्लूरल स्पेस। सो अगर वो होगा ही नहीं तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा एंड लंग्स का एक्सपांशन एंड इलास्टिक रिकॉइल पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इंट्राप्लूरल फ्लूइड इज वेरी मच एसेंशियल। अगर ये कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड बहुत बढ़ जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये हमने नॉर्मल बेसिक प्लूरल कैविटी का फंक्शन पढ़ा। अब हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस प्लूरल फ्लूइड में क्या पैथोलॉजीज क्या अब नॉर्मल हो सकता है, तो अब हम वो पढ़ते हैं। अब अगर ये नॉर्मल फ्लूइड जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर इसकी जगह वहाँ पे एयर, कोई रीजन से एयर आ गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे कंडीशन को? दैट इज नीमोथोरैक्स। नीमो यानी एयर, थोरैक्स यानी चेस्ट कैविटी। अब अगर वहाँ पे वाटर आ गया, राइट, कोई भी रीजन की वजह से वहाँ फ्लूइड बढ़ गया, वाटर आ गया, तो हम उसको कह सकते हैं हाइड्रोथोरैक्स। अब अगर वहाँ पे फ्लूइड की जगह ब्लड ज्यादा आ गया तो हम क्या कह सकते हैं? हीमोथोरैक्स। अब कुछ इन्फेक्शन हो गया, राइट, प्लूरल कैविटी में, एंड पस अकुमुलेट हो गया बहुत ज्यादा, तो हम इस कंडीशन को बोल सकते हैं पायोथोरैक्स। सो जो जो हमारे सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स उस प्लूरल कैविटी में आते जाएंगे, हम उन नाम से उस कैविटी को बोलते जाएंगे। ये सारे नाम हमारे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है जो हम आगे जाके दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशंस क्या होती है? सो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस प्लूरल कैविटी में कुछ ना कुछ अक्यूमुलेट होता है जिस वजह से लंग एक्सपांड नहीं हो पाते, तो वो कंडीशन को हम रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशंस में पढ़ेंगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए, एंड आपको हर एक कंडीशन में क्या चीज अक्यूमुलेट हो रही है वो बाय हार्ट होनी चाहिए। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज पे, दैट इज ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री।
ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री क्या होता है? ट्रेकिया जो हमने सबसे पहले पढ़ा एंड ब्रोंकाई, राइट, ये दोनों मिलके हमारा ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री बनाता है. इट फॉर्म्स द पैसेज फॉर एयर टू ट्रेवल टू द एल्वोलाई. अब इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले हमने देखा ट्रेकिया होती है. ट्रेकिया के नीचे आते हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई डिवाइड होते फर्दर इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इनटू टर्शरी ब्रोंकाई. अब लेफ्ट साइड हमारे एंड राइट साइड दोनों साइड टर्शरी ब्रोंकाइज होता है. ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड होता है इनटू ब्रोंक्यूल्स, वो और छोटे. और जितने हमारे ब्रोंकाई डिवाइड होते जाते हैं उनका जो डायमीटर होता है ना ट्यूब्स का, वो डिक्रीज होता जाता है. सो ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे जो लास्ट में बनता है दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनका जो डायमीटर होता है दैट इज लेस देन 1 mm. एंड जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी सब डिवाइड होता है इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उनका डायमीटर ऑलमोस्ट 0.5 mm हो जाता है. से पूरे कंपोनेंट्स है हमारे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री के, जो आपको फ्लो चार्ट में याद होने चाहिए. हम इसको कुछ फिगर्स से याद कर सकते हैं. यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ट्रेकिया है, देन राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई है, देन वो ब्रोंकाई जो जो लोब्स में जाता है तो वो लोबर ब्रोंकस बनता जाता है, एंड फिर वो सेगमेंट्स में जो जाता है दैट बिकम्स सेगमेंटल ब्रोंकाई. उसके बाद हमारे लास्ट में आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट में वो एल्वुलर डक्ट्स एंड देन एल्वुलर सेक में एंड हो जाते हैं. आप दूसरी साइड देख सकते हैं दो मॉडल्स है जो दिए गए कि सब डिविजन कैसे होते हैं. मोस्टली आपको जो वेबल मॉडल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको जनरेशंस दिखेगी, यानी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है 16 तक वो कंडक्टिंग जोन है. कंडक्टिंग जोन का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 CO2 का नहीं हो रहा है. सो टिल 16 जनरेशन आप देख सकते हैं कि इट इज कंडक्टिंग जोन. पर 17 जनरेशन से आप देख पा रहे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल स्टार्ट हो रहा है एंड 23 जनरेशन तक है. तो यहाँ पे जैसे एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सेक स्टार्ट हो जाते बनना, तो इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, यानी यहाँ से रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे हमारे एल्वुलाई आ जाते हैं. सो ये कंपोनेंट्स है जो हमें बाय हार्ट होने चाहिए. दूसरे फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि ट्रेकिया कैसे फर्दर डिवाइड हो रहा है एंड 16 जनरेशन तक हमारे जो ब्रोंकाई है वो नॉन रेस्पिरेटरी है, एंड आफ्टर 16 यानी 17 से लेकर 26 तक एल्वोलाई आपको दिख रहा है. तो यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट स्टार्ट हो रहा है. उसके पहले हमारा पूरा कंडक्टिंग जोन है, यानी सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, सिर्फ हमारा जो ऑक्सीजन है, एयर है, वो ट्रेवल कर रही है, तो कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है. अब हम जैसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो हमारे जो नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी है, वहां से वोकल कॉर्ड्स यानी लैरिंग्स, फेरिंग्स तक जो जोन आता है उसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी जोन. एंड फेरिंग्स के नीचे का जो जोन है जिसमें हमारा नीचे का ट्रेकिया, हमारे सारे ब्रोंकाई के कंपोनेंट्स एंड लंग्स, ये जो तीन आते हैं इसको हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल चेस्ट कंडीशंस जो होती है, जो हमें चेस्ट फिजियोथेरेपी में भी इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, राइट. जो हम बोलते हैं निमोनिया हो गया. निमोनिया क्यों बहुत ज्यादा क्रिटिकल सीरियस होता है? बिकॉज वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है. तो इसमें में आपको दो सब डिविजन क्लियर होने चाहिए. अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट. तो जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है, जहाँ से हमारा एल्वुलर सैक्स बनना शुरू हो जाता है इन द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री. Respiratory unit is defined as the structural and functional unit of lung. Exchange of gases occurs only in this part of the respiratory tract. अब रेस्पिरेटरी यूनिट में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स रेस्पिरेटरी यूनिट में आते हैं. तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. उसके बाद हमारे आते हैं एल्वुलर डक्ट, एंड एल्वुलर डक्ट के अंदर एल्वुलर सेक्स एंड एल्वुलाई. सो ये सब पार्ट्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी यूनिट के. आप और जूम्ड इन फिगर देख सकते हैं. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पे हमारे एल्वुलर सेक्स है, एंड यहाँ पे आप ब्लू एंड रेड कलर के वेसल्स देख पा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारा जो रेड कलर का वेसल दिख रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. बट क्योंकि अगर आपको याद हो पल्मनरी वेसल्स हमेशा एक्सेप्शन होती है, यानी इसमें पल्मनरी वेन होती है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, एंड जो ब्लू कलर की हमारी है पल्मनरी आर्टरी दैट इज डीऑक्सीजनेटेड. तो यहाँ पे जो एल्वुलर सेक के वहाँ मैश वर्क बन रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है. अब हम आते हैं जो हमने एल्वुलर सेक्स पढ़े, राइट. तो एल्वुलाई के अंदर जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? एल्वुलर सेल्स का दूसरा नाम होता है नीमोसाइट्स.
नीमो यानी एयर, साइट्स यानी सेल्स, जो एयर के सेल्स है यानी एल्वोलाई, उनको हम नीमोसाइट्स कहते हैं। अब हमारे जो नीमोसाइट्स भी होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, टाइप 1 सेल्स एंड टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 सेल्स होता है ना, वो हमारे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बने होते हैं एंड वो ऑलमोस्ट 95% ऑफ द एल्वोलाई बनाते हैं। जबकि हमारे टाइप 2 सेल्स होते हैं वो ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं एंड वो सिर्फ 5% ऑफ द एल्वोलाई बनाते हैं। बट क्या आपको पता है, जो सिर्फ 5% है यानी टाइप 2 सेल्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइप 2 सेल्स है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो क्वेश्चन कभी ऐसे आ सकता है कि कौन से सेल्स सर्फेक्टेंट बनाते हैं, सो दैट इज टाइप 2 सेल्स जो सिर्फ 5% होता है। अब वो क्वेश्चन आ सकता है सर्फेक्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा एल्वुला होता है उसमें जो एल्वुलर फ्लूइड होता है उसमें सर्फेक्टेंट होता है, जिस वजह से हमारे इतने एल्वुलर सेक्स एक साथ जुड़े हुए हैं उसमें फ्रिक्शन नहीं आता है, राइट। तो जो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है दैट इज सर्फेक्टेंट, एंड ये ड्यूरिंग द लेटर इंट्रायूटेरिन लाइफ ही बनता है। और इसलिए आपने कई कबार देखा होगा जो प्री मैच्योर बेबीज हो जाता है तो उनको हमने देखा हुआ ग्लास की पेटी होती है, कांच की पेटी होती है, उसमें रखा जाता है, राइट, इंक्यूबेशन में। क्यों? बिकॉज अगर आप प्री मैच्योर आपका बर्थ हो चुका है तो आपके अंदर सर्फेक्टेंट नहीं बना है, एंड सर्फेक्टेंट नहीं बना है तो आप इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे बिकॉज एल्वोलाई आपके फ्रिक्शन में आके रप्चर हो जाएंगे। सो इसलिए सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे टाइप 2 सेल्स बनाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है दैट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो एल्वुलाई है एंड ब्लड वेसल है ये दोनों कनेक्टेड है, पर बीच में एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, राइट। तो वो बहुत ही थिन होता है सो दैट हमारा एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हो सके। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका डायमेंशन क्या होता है, सरफेस एरिया उसका होता है 70 स्क्वायर मीटर एंड थिकनेस उसकी होती है 0.5 माइक्रॉन्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एल्वोलाई एंड कैपिलरीज को डिफरेंशिएट करता है सो दैट अच्छे से रेस्पिरेशन हो सके। सो आज हमने दो टॉपिक्स पढ़े पूरे चैप्टर में से, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़े। टाइप्स में हमने पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फेजेस में हमने पढ़ा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। फंक्शनल एनाटॉमी में हमने पूरा नेजल कैविटी से ट्रेकिया, ट्रेकिया से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, राइट, पूरे पढ़े। उसके बाद एल्वुलर सेक्स, एल्वुलर डक्ट होता है, राइट। लास्ट में जो सर्फेक्टेंट होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, किस वे में फंक्शन करता है, हमने वो पढ़ा। तो ये दो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो टॉपिक्स रह गए वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या चीज ज्यादा अच्छे से समझ आई है, क्या चीज नहीं समझ आई है, या कोई डाउट है तो, राइट। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई चाहते हो मैं कोई और टॉपिक पे भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स को भी वीडियो काम आ सकता है, प्लीज डू शेयर। एंड टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।